हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो ये है लेक्चर नंबर 11.1। हम यूनिट नंबर 11 पर आ चुके हैं। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी। हमने यूनिट 1 से स्टार्ट किया था और डेली लेक्चर आ रहे हैं, एक भी दिन का यहाँ पे गैप नहीं हुआ है। और जो बच्चे रेगुलरली मुझसे पढ़ रहे हैं, आई होप कि उन्हें एक रिलीफ मिल रहा होगा कि चलो भाई, हमारी सारी यूनिट्स, पूरा सीयूईटी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है। तो भाई जिन जिन की अच्छी पढ़ाई हो गई है, बहुत बढ़िया भाई। आपको कोई भी जो है, कोई भी इंसान आपको ये पेपर क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, तो भाई आज जो है हम यूनिट नंबर 11 पढ़ रहे हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन नाम है इस यूनिट का। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक आज हम पढ़ लेंगे और एक कल पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा ये यूनिट। तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। कोई भी चार्जेस नहीं है। डेली क्लासेस होती हैं, शाम को 6 बजे डेली लेक्चर आता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं, इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जानना चाहते हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बता पा रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इस फील्ड में हम आगे कैसे बढ़ें, वो सभी क्वेरीज, सभी डाउट आपके मैं सॉल्व करूंगी। मैं आपसे 1-on-1 कॉल करूंगी, वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो लिंक है, सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आपके ईमेल पे सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सभी लोग नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर देना। आगे बढ़े हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड स्कोप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन थ्रू ऑल द फैक्टर्स इन फिक्सिंग आइडेंटिटी। भाई कैसे हम कोई पर्सन की आइडेंटिटी पता करेंगे। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जिसे हम ऑटोप्सी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। ऑटोप्सी कितने तरीके की होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर क्या है, मीनिंग, मोड ऑफ डेथ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। फिर साइन ऑफ डेथ देखेंगे और पोस्टमार्टम चेंजेस देखेंगे। इतने टॉपिक्स जो हैं वो आज के हम इसमें लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले जान लो क्या होती है ऑटोप्सी, यानी पोस्टमार्टम जिसे हम बोलते हैं। तो पोस्टमार्टम लैटिन फ्रेज, इसका ये दिस लैटिन फ्रेज यानी ऑटोप्सी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, किसी की मृत्यु के बाद। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि बॉडी पे किया जाता है डेथ के बाद। किसी की मृत्यु के बाद में उसका जो शव होता है, उस पर जब एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसे हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एन ऑटोप्सी, जिसका मतलब होता है टू सी फॉर वन सेल्फ। ऑटोप्सी मतलब टू सी फॉर वन सेल्फ। अब ऑटोप्सी शुड बी कैरिड आउट बाय द डॉक्टर, भाई डॉक्टर करता है, और नॉट लेफ्ट टू मॉर्चरी अटेंडेंट। मॉर्चरी अटेंडेंट के हाथ में नहीं देनी होती कि जो मॉर्चरी में काम कर रहा है उसको तो तुम कर लो ऑटोप्सी। नो, एक स्पेशलाइज्ड स्किल्ड डॉक्टर होता है ऑटोप्सी करने के लिए। डॉक्टर जो है सारे ऑर्गन्स खुद ही रिमूव करते हैं। अटेंडेंट क्या करता है, सिर्फ हेल्प करता है डॉक्टर की। ठीक है, सिलने में, सेविंग करने में, स्कल कैप जो है या रिकंस्ट्रक्ट द बॉडी, इन सब चीजों में हेल्प चाहिए रहती है, तो उसमें हेल्प करता है। कौन परफॉर्म करता है ऑटोप्सी, मैंने अभी बताया आपको। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन की फील्ड में जो ट्रेंड होते हैं वो करते हैं। उनके साथ में जो टेक्नीशियन होता है वो उन्हें असिस्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। बस एक ट्रेंड असिस्टेंट होना चाहिए उनके पास में। इसके बाद में पोस्टमार्टम किया कहाँ जाता है, तो पोस्टमार्टम जो होता है बेटा वो किया जाता है मॉर्चरी में। जो हॉस्पिटल की मॉर्चरी होती है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, मॉर्चरी में क्या होता है, डेड बॉडीज रखते हैं, तो वहीं पर स्पेशल फैसिलिटीज होती हैं। एक पूरा जो है अलग से रूम बनाया जाता है, कोल्ड रूम होता है वहाँ पे। वहाँ पर
पूरा का पूरा पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी किया जाता है किसी भी डेड बॉडी का। अब जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैम हम फॉरेंसिक साइंस लेके क्या हम ऑटोप्सी कर सकते हैं, क्या हमें पोस्टमार्टम करने मिलेगा, तो मैं उनको बता दूं कि बच्चों आप जो है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जाके ऑटोप्सी कभी नहीं कर सकते हो। ऑटोप्सी सिर्फ एक डॉक्टर करता है, वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर ही करेगा, और बॉडी भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं जाती है। ये चीज समझ में आ गई आपको कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑटोप्सी नहीं करता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास में जो ऑर्गन्स आए हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उन पर जो विसरा आया है, विसरा क्या होता है, बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डॉक्टर क्या करता है, छोटे 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 बाइल्स होते हैं, कैंस होते हैं, जिसमें पैक करके भिजवा देता है एफएसएल। तो आप जो है एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आपके पास में जब वो विसरा आता है तो आप उस पर काम करते हो। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया, ये क्लियर रखना, कभी अब ये मत बोलना ऑटोप्सी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। Make this thing very clear in your mind, everyone. Okay, let's move forward and study more about autopsy. A post-mortem examination, also known as autopsy, is the examination of body after death. ठीक है, डेथ के बाद बॉडी का एग्जामिनेशन, I already explained this earlier. The main aim of post-mortem is to determine cause of death. Remember, this is very important point, very extremely important point is what is the main aim of post-mortem. The main aim of post-mortem is to determine the cause of death. पोस्टमार्टम का करने का उपदेश, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी को ये बताना हो इस पर्टिकुलर इंसान की मृत्यु कैसे हुई है, मृत्यु का कारण, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ पता करना है कि ये कैसे मरा है, इसका रीजन क्या था, समझ गए। तो पोस्टमार्टम कैरिड आउट बाय पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट का मतलब है डॉक्टर्स, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन में और एक्सपर्टीज होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं नेचर और कॉज ऑफ डेथ को समझने के लिए। अब कंप्लीट एंड थरो मेडिकल एग्जामिनर कोरोनर्स पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मस्ट इंक्लूड, कैसे होता है ये देख लो। डिटेल स्टडी ऑफ सीन ऑफ डेथ, सीन ऑफ डेथ, नथिंग नोटिंग, सॉरी नॉट नथिंग, नोटिंग एनी साइंस ऑफ डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर है क्या, पोजीशन ऑफ डिसीज, कैसी पोजीशन में है, प्रेजेंस ऑफ एनी पॉसिबल एविडेंशियल मटेरियल, कोई एविडेंशियल मटेरियल प्रेजेंट था क्या, जैसे कि पिल्स या प्रिस्क्रिप्शन बॉटल या किसी तरीके की ड्रग्स सस्पेक्टेड डेथ में अगर देखने मिली, कोई ड्रग्स है, कोई दवाई है, कोई प्रिस्क्रिप्शन है जो देखने को मिला है, ये चेक करना होता है। इसके बाद में प्रिसाइज एंड detailed study of type and extent of any morphological damage or trauma including microscopic examination, कोई भी morphological damage है, trauma है, उसको examine करना है, ये note करना है। next आ जाओ, determination of the direct cause of injury या disease, physical force, chemical agent etc। मान लो कोई बॉडी उस पर दिख रहा है कि यार कोई इंजरी हुई है, कोई डिसीज है, या कोई फोर्स है, फिजिकल फोर्स है, केमिकल एजेंट दिख रहे हैं, तो ये डिटरमाइन करो। फॉलो अप, टॉक्सिकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड अदर लेबोरेटरी टेस्ट, टिश्यूज को, बॉडी फ्लूइड्स को इकट्ठा करके भेज दो और फिर उन पे टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करो। जो विसरा होता है वो टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में ही जाता है, समझ गए। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स पर्टेनिंग टू द एटीट्यूड एंड द लाइफस्टाइल ऑफ डिसीज, जो बॉडी आई है उसके फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो और पता लगाओ कि वो पर्सन किस तरीके का था। Forensic pathologist has the training to recognize the significance of various information obtained and to put together like a jigsaw puzzle. ये सब इंफॉर्मेशन उसको मिली, अब वो उन पजल्स को अरेंज करेगा, यानी दिमाग में कि इसको इससे लिंक करो, इसको इससे लिंक करो, इसको इससे लिंक करो, यानी कि कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेथ है ये इस तरीके से हो सकती है, ये सब बातें पता करके ही होता है। अब प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले तो रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स, आपको जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, उसको रिव्यू करो, मतलब भी पढ़ो। सबसे पहला होता है कि केस को पढ़ो, हैंडलिंग ऑफ द केस, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है डेथ का, जिसमें रिपोर्ट होती है पुलिस से, हॉस्पिटल से, मॉर्चरी से, कोरोनर्स एट डेथ सीन, एट सीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल एंड ऑल दी रिपोर्ट्स, जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब को पढ़ो, पूरा पढ़ो। फिर होता है क्लोथिंग एग्जामिनेशन, सबसे पहले बॉडी आई तो कपड़े पहने हुए हैं बॉडी, तो पहले कपड़ों का एग्जामिनेशन होता है,
डैमेज्ड है, अनयूजुअल कोई स्टेन देखने मिल रहा है वो एग्जामिन करो। फिर जनरल एक्सटर्नल बॉडी का एग्जामिनेशन, मतलब आप बॉडी पे से सारे कपड़े हटाए जाएंगे, अनवॉश्ड बॉडी, बॉडी को वॉश नहीं करना है, वैसे की वैसी बॉडी की फोटो ली जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, एग्जामिन द बॉडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे, टॉप से स्टार्ट करेंगे और टोज तक, सर से लेके टोज तक पूरा का पूरा जो ये बॉडी है इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा एग्जामिनेशन और यहाँ तक इसके टोज तक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक मैनर में होगा और एक एक चीज इंजरीज वगैरह क्या है सब कुछ नोट किया जाएगा। क्लियर हो गया ये। इसके बाद में क्या होता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्किन। अब स्किन का एग्जामिनेशन होगा, क्लोजली स्किन सरफेस को ध्यान से देखेंगे विद अ हैंड और हेड वाइजर टाइप 6 to 10x मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करेंगे और अनवॉश्ड बॉडी, धो नहीं देना कि पहले बॉडी को वॉश कर देंगे, ठीक है, बाय फॉरेन डाइज और कॉमनली आइडेंटिफाइबल स्मेयर्स सच एज लिपस्टिक या लिप प्रिंट, इस तरह की कोई प्रिंट है क्या, और फोटो भी खींच लेते हैं हम, क्लियरली हर चीज की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद में हेड और फेशियल स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी की जाती है। हेड में चार्ट, मेजर, डिस्क्राइब एंड फोटो ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द ट्रॉमास, सर पे जितने भी चीजें हैं मेजर करो, चार्ट बनाओ, डिस्क्राइब करो, फोटो ले लो। फेस पे क्या करो, नोट करो कलर, ठीक है, पॉसिबल साइनोसिस एंड अदर इंडिकेशन ऑफ पॉइजनिंग, भाई चेक करो कोई झाग वगैरह निकल रहा है क्या, कलर जो है फेस का चेंज हुआ है क्या, तो उससे ये पता चलता है कि पॉसिबली यहाँ पे पॉइजनिंग हो सकती है। आईज, डिस्क्राइब एंड चार्ट ट्रॉमा, आईज देखो भाई किस तरीके से आईज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हीमोरेज है क्या, कंजक्टिविटा है क्या, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस है कि, ये सब देखना पड़ता है। नेजो ओरोफेरिंक्स यानी भाई नाक, नोस्ट्रल्स से लेके जो है आप पूरी नाक का यहाँ जो है एग्जामिन करो कि क्या है, कोकीन स्निफर तो नहीं था नाक के अंदर, ऐसे कोकीन के आपको वो मिल सकते हैं, तो ये देखो कोकीन स्निफर तो नहीं है। फिर लिप्स एंड ओरल कैविटी को एग्जामिन करो, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, सब कुछ एग्जामिन करो, कोई ब्रेक्स हैं क्या, इंप्रेशंस हैं क्या। ड्रग एडिक्ट जो होते हैं ऑफर उनकी बकल कैविटी में निडल के मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ड्रग एडिक्ट ऐसे इंजेक्शंस लगाते हैं ना, तो निडल मार्क्स आपको माउथ में देखने को मिल सकते हैं अगर ड्रग एडिक्ट है तो। ईयर्स की बात करें तो चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, कान में ब्लड की प्रेजेंस देखो, ब्लड है क्या, ये सब चीजें देखनी होती हैं। फिर इसके बाद में क्या एग्जामिन करते हैं हम, नेक। अब गर्दन को एग्जामिन करो, नेक में क्या होता है, अनयूजुअल कोई मार्किंग है क्या, अगर कोई जो है हैंगिंग का केस है तो उसके गले में मार्क्स देखेंगे, ठीक है। बैक एंड साइड एंड फ्रंट सब देखो और फोटोज ले लो। एग्जामिनेशन ऑफ टॉर्सो, टॉर्सो क्या होता है, ये बॉडी है, ये है टॉर्सो, ये ठीक है, पैर से लेके ये तक का जो एरिया होता है ये टॉर्सो कहलाता है, तो वो पूरा देखो, ट्रॉमा है, कोई स्कार है, टैटूज है क्या। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज यानी कि फिंगर नेल्स, एक्सट्रीमिटीज यानी कॉर्नर्स, ये सारे। फिर पैर के जो वो है वो देखो, कोई निडल मार्क्स हैं क्या, कोई सिगरेट बर्न्स हैं क्या, एब्रेशंस हैं क्या, कुछ भी जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या। नेक्स्ट, अब ऑटोप्सी के टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप की ऑटोप्सी हो सकती है। ऑटोप्सी यूजुअली दो तरीके की होती है, क्लिनिकल ऑटोप्सी, फॉरेंसिक ऑटोप्सी। क्लिनिकल ऑटोप्सी कंप्लीट या फिर पार्शियल हो सकती है, फॉरेंसिक ऑटोप्सी ऑलवेज कंप्लीट। फॉरेंसिक ऑटोप्सी कब की जाती है, जब कोई क्रिमिनल केस होता है, और क्लिनिकल ऑटोप्सी यूजुअली जब कॉज ऑफ डेथ अनयूजुअल हो, किसी की डेथ हुई है पता नहीं चल पा रहा है, तो उस टाइम पे ये वाली ऑटोप्सी की जाती है। तो यहाँ पे ऑटोप्सी जो है दो तरीके से होती है, क्लिनिकल ऑटोप्सी होगी और फॉरेंसिक ऑटोप्सी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़े हम, यहाँ पे पोस्टमार्टम प्रेपरेशन में कुछ मेथड्स है, कुछ साइंटिस्ट थे या फिर एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपनी अपनी मेथड्स दी थी, तो उनमें से कोई भी मेथड जो है यूजुअली एक्सेप्ट करके और वो परफॉर्म की जाती है ऑटोप्सी। जैसे लेट्यूले की मेथड में क्या होता है, एन ब्लॉक डाइसेक्शन एंड ऑर्गन सेपरेशन, जिसमें ऑर्गन्स का डाइसेक्शन किया जाता है। गुआन की मेथड में क्या करते हैं, सेपरेट ब्लॉक डाइसेक्शन एंड ऑर्गन सेपरेशन, इसमें भी ऑर्गन डाइसेक्शन हो रहे हैं। फिर वर्षों के मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गन रिमूवल, एक एक ऑर्गन को ही रिमूव करते हैं। फिर रॉकेटेंस्की की मेथड में भी ऑर्गन डाइसेक्शन इन सीटू, ये बेसिकली नाम बस जान लो, इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानना जरूरी कि कौन कौन सी मेथड होती है पोस्टमार्टम प्रिपरेशन में। जनरली जो हम ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं, वो
अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। तो जनरली 3 तरीके की होती है। पहली होती है वाई शेप्ड इंसिजन। वाई शेप्ड इंसिजन में क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, अब इसमें कटिंग जो की जाएगी, बॉडी में जो कटिंग की जाएगी वो वाई शेप्ड में होगी, यानी कि यहाँ शोल्डर से, बैक ऑफ द शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और जो है यहाँ पीछे, यहाँ नीचे पूरे टॉर्सो को कट करते हुए यहाँ तक कटिंग की जाएगी। तो इस तरीके से जो है वाई शेप्ड बनता है। तो ये वाई शेप्ड ऑटोप्सी होती है। एक होती है मॉडिफाइड वाई शेप्ड। मॉडिफाइड वाई शेप्ड में क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड वाई शेप्ड में नेक के बैक से, ठीक है, नेक के बैक से यहाँ से कटिंग स्टार्ट की जाती है और अगेन स्ट्रेट फिर। और दूसरी होती है आई शेप्ड। आई शेप्ड में कुछ नहीं होता, स्ट्रेट कट करना होता है, दैट्स इट। तो ये आई शेप्ड ऑटोप्सी होती है। इनमें से कोई भी टाइप की ऑटोप्सी जो है मेडिकल एग्जामिनर या फिर जो डॉक्टर है वो अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये हो गई कॉमन टाइप ऑफ ऑटोप्सी। अब देखो डेथ क्या होती है। डेथ 2 तरीके से होती है, एक नेचुरल डेथ होगी और एक अनयूजुअल डेथ होगी। अगर नेचुरल डेथ है तो उसमें कोई एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। नेचुरल डेथ घर पे भी हो सकती है, हॉस्पिटल में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अनयूजुअल डेथ जो हमें नहीं पता कि इस सामने वाले की डेथ क्यों हुई है, ये अनयूजुअल डेथ है, उस केस में ही पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में ही 2 तरीके से होता है, एक नॉन क्रिमिनल केस है और एक क्रिमिनल केस में। अगर नॉन क्रिमिनल केस है तो ऑटोप्सी यूजुअली नहीं होगी, या फिर फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि वो डेथ का कारण पता कर सके तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोप्सी होती है या फिर डेथ इन्वेस्टिगेशन ऑटोप्सी होती है। अब जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें जुडिशियल ऑटोप्सी होती है, क्योंकि यहाँ ऊपर से ऑर्डर आए होते हैं, और कंप्लीट, ये फॉरेंसिक ऑटोप्सी में कहला जाएगी, यानी कंप्लीट ऑटोप्सी करना इसमें जरूरी हो जाता है। डेथ तो मैं बताने भूल गई, डेथ होती क्या है। बेसिकली डेथ इज इररिवर्सिबल सीसेशन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन एन ऑर्गेनिज्म। डेथ पूछे तो ये नहीं बोल देना डेथ मतलब मर गया सामने वाला, ये नहीं डेफिनेशन होती है प्रॉपर। जब इररिवर्सिबल सीसेशन हो जाए, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन करना बंद हो जाए और आप उसको वापस, इररिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस बंद हो जाए, ठीक है, काम करना बंद हो जाए, तो वो डेथ होती है। ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होती है, ब्रेन डेथ हो सकती है, या डेथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल, वही होल ब्रेन या ब्रेन स्टेम। बेसिकली जब दिमाग काम करना बंद करेगा तो सब कुछ काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही कनेक्ट होता है। ब्रेन डेथ समटाइम्स यूज एज लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ। डेथ को कई बार जो है ब्रेन डेथ बोल देते हैं। ब्रेन डेथ हो गई तो सारी बॉडी काम करना बंद कर गई। अब देखो फॉरेंसिक मेडिसिन में 3 तरीके की डेथ बताई गई है, कोमा, सिनकोप, एस्फाइजिया। कोमा में क्या होता है, यहाँ पे डेथ हो जाती है, किस लिए डेथ हो जाती है, ब्रेन के वाइटल सेंटर्स जब फेल हो जाएं तो कोमा में आदमी जाता है और वो एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। फिर सिनकोप क्या है, सिनकोप एक तरीके की नॉर्मल डेथ होती है, ठीक है। सिनकोप का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब सामने वाला अनकॉन्शियस हो जाए तो ये सिनकोप होता है। तीसरे आता है एस्फाइजिया। एस्फाइजिया मतलब कि जब सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन बॉडी में ना पहुंच पाए, उस वजह से किसी की डेथ हो तो वो एस्फाइजिया कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डेथ के ये मैंने टाइप्स ही बता दिए। इसके बाद में साइन ऑफ डेथ। अब साइन ऑफ डेथ कैसे पता चलेगा, तो हमारे जब किसी की डेथ होती है तो बॉडी में चेंजेस देखने मिलते हैं। इमीडिएट चेंजेस में क्या हो रहा है, इनसेंसिटिबिलिटी या लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। इनसेंसिटिव हो गया, लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस नहीं ले पा रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये इमीडिएट फंक्शन है। लेट फंक्शंस, लेट साइंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गई, प्यूट्रिफिकेशन हो गई, ऑटोलिसिस, और फिर ममीफिकेशन हो गया बॉडी का। फिर आता है कंकल्सिव साइंस। कंकल्सिव साइन होती है एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस, लिवर मोटिस और प्यूट्रिफिकेशन। अब ये क्या है, एल्गर रिगर और एल्गर राइगर लिवर, ठीक है, 3 होते हैं, और प्यूट्रिफिकेशन ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होते हैं पोस्टमार्टम चेंजेस। अब ये चार्ट देखो, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये लास्ट है, फिर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। सबसे पहले आता है राइगर मोटिस। इसमें क्या होता है, किसी की डेथ के बाद में जो बॉडी है वो स्टिफ होने लगती है, मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, तो 1 से 2 घंटे के बाद राइगर मोटिस स्टार्ट हो जाता है स्मॉल मसल्स में, फेस और फिंगर्स की।
फिर 8 से 12 घंटे बाद में जो है फुल बॉडी राइगर मोटिस होता है, मसल्स, आर्म, टॉर्सो पूरे में। फिर 24 से 48 घंटे में मसल टिश्यू ब्रेक होने लगते हैं, यानी डिकम्पोजिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आईज कैसी हो जाती हैं, डेथ के 2 से 3 घंटे बाद में आईज क्लाउडी हो जाती हैं अगर ओपन है तो, और अगर आईज बंद है तो वो क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर फुली क्लाउडी होगी 24 घंटे के अंदर में, अगर ओपन है तो 2 से 3 घंटे में ही हो जाएंगी। फिर लिवर मोटिस क्या होता है, लिवर मोटिस में डेथ के 1 से 2 घंटे के बाद में लिवर मोटिस स्टार्ट हो जाता है। पूरा का पूरा जो ब्लड है ना, ब्लड जो है वो धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से बॉडी के नीचे साइड, देखो डार्क दिख रही है ना बॉडी, क्यों, क्योंकि ऊपर से ब्लड मूव होके नीचे आ गया, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे के जब होता है तो पूरी की पूरी जो स्किन है वो व्हाइट हो जाती है, पूरा ब्लड नीचे पहुंच जाता है। फिर एक होता है एल्गर मोटिस, एल्गर मोटिस 12 घंटे, डेथ के 12 घंटे बाद में होता है, और यहाँ पे बॉडी ठंडी पड़ने लगती, कूलिंग ऑफ द बॉडी, उसको हम एल्गर मोटिस बोलते हैं। ये समझ में आ गया। और प्यूट्रिफिकेशन क्या है, प्यूट्रिफिकेशन मतलब बॉडी का सड़ना, टिश्यू ऑर्गन्स का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, वो प्यूट्रिफिकेशन है। बैक्टीरिया जो है वो टिश्यू को डाइजेस्ट करने लगता है, 24 से 72 आवर्स के अंदर अंदर ये होता है। इसके बाद में अगर हम स्टमक कंटेंट की बात करें तो जो स्टमक कंटेंट होता है वो 0 to 3 आवर्स में, लास्ट मील जो लिया होगा उस टाइम पे वो डाइजेस्ट होने लगता है। और अगर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, मान लो डेथ हो गई किसी की, तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही मिलेगा। दूसरी चीज ये, इफ स्टमक इज एम्प्टी, स्मॉल इंटेस्टाइन फुल, डेथ अकर्ड, मान लो स्टमक एम्प्टी था या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फुल थी, 4 से 6 घंटे की मील होती है, जो 4 से 6 घंटे कोई भी मील जो वो स्टमक में रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, हम यहाँ पे पहले देखो स्टमक है, टेक 3 आवर्स टू डाइजेस्ट फूड, 3 घंटे लेता है फूड डाइजेस्ट करने में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, 12 घंटे, 12 आवर्स आर अ मील, द फूड हैज मूव्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 से 4 घंटे, और एनएस में जो है वो 30 आवर्स तक रहता है वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर एलिमिनेट हो जाता है बॉडी में से। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें जो है क्यों बताई मैंने, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये इससे जो हमें कंटेंट मिलता है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे पता चलता है कि कितने घंटे पहले इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इज दैट क्लियर? तो ये थे पोस्टमार्टम चेंजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखो क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बोलूंगी, आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग जरूर लेना, काफी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रही है, और कंटिन्यूसली मेरा मोटिव सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करना है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। काफी बच्चे मुझसे चैट में या फिर उसमें डाउट्स पूछते हैं, यूजुअली आपके डाउट्स इतने प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाते जितने आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर डिस्कस करके क्लियर कर सकते हो। तो चलो, नीचे लिंक दी हुई है रजिस्ट्रेशन की, तो डिस्क्रिप्शन में से लेके आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। क्वेश्चन 1, सबके आंसर आपको कमेंट में देने। क्वेश्चन 1 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ डेथ दैट इन्वॉल्व्स स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। स्टिफनिंग ऑफ मसल्स किस में होती हैं? एंड सिसेशन ऑफ सर्कुलेशन, एल्गर मोटिस, लिवर मोटिस, राइगर मोटिस या डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, इजी है ये क्वेश्चन। हाँ, next question, what is the primary purpose of an autopsy in relation to cause of death? Primary purpose क्या है? To determine time of death, to identify, establish the identity of deceased, to establish sign of life after death, to determine cause of death। इधर भी cause of death लिखा, इधर भी cause of death लिखा, आंसर is cause of death। सेकंड का तो मैंने ही बता दिया। Third question, which of the following is an external sign of death that involves the absence of vital function and responsiveness? Taylor mortis, absence of reflex, decomposition या cyanosis? Next question, in forensic pathology, what is the term for natural process of breaking down and decay of body tissues after death? Decomposition, putrefaction, autolysis या mummification? Next और last question is fifth question, what postmortem change is responsible for stealing of blood under influence of gravity, creating a dark reddish purple discoloration of the skin? एल्गर मोटिस, लिवर मोटिस, राइगर मोटिस या ऑटोलिसिस? चलो भाई, अब इसके आंसर्स आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में सभी लोग, और इनके आंसर्स जो है वो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी यूनिट वाइज, उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।